हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका ज़ीहो चल रहा था। ज़ीहो आपका मैंने ख़त्म कर दिया था और उसके 6 सिद्धांत के बारे में भी आपको समझा दिया था। आपका जो नेक्स्ट डायनेस्टी थी आपकी वो है सुई शासनकाल। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में सुई शासनकाल के बारे में थोड़ा सा बताया था और अब हम आगे का इस वीडियो में कवर करेंगे। देन आपका थांग शासनकाल स्टार्ट हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में टैंग भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो सुई शासनकाल पढ़ाया था वो क्या था, उसके थोड़े से पॉइंट आपको बताती हूँ। देन हम ये स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो का फिर। तो 6 राजवंशों के समय नए नए सुधार हुए तथा पहली बार नए विचार, नए मूल स्थापित हुए। उसके पश्चात सुई शासन आया। सुई शासकों ने राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को पुनः मिलाया और सीमाओं को सुरक्षित किया। इस प्रकार संपूर्ण देश एक ही शासन के अधीन हो गया। तो ये क्या हुआ इस टाइम पे, जब 6 राजवंश चल रहा था तो आप लोगों ने देखा है कि 6 राजवंश में कितना सब कुछ डेवलप हुआ, कलाओं का विकास हुआ, आर्टिस्ट आए, गुफाओं में चित्रण हुए। तो ये सारे सुधार कला में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे नए मूल्य स्थापित हुए। तो उसके पश्चात क्या हुआ, सुई शासन काल आया। किसके? 6 राजवंश के बाद। तो जो सुई शासकों ने क्या किया, उत्तरी और दक्षिणी जो चीन थी उन दोनों को आपस में मिला दिया और उनका जो बॉर्डर था वो पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया, सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। तो इस प्रकार संपूर्ण देश एक ही शासन के अधीन हो गया, एक ही शासक के अंतर्गत आने लग गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत हुआ और जैसे कि सुई शासकों के मकबरे में मिले फारसी सिक्कों से प्रमाणित होता है। तो यहाँ पे जो फारसी सिक्के मिले तो इससे पता चलता है कि इनका विदेशों से भी व्यापार का संबंध स्थापित हो गया था। सुई शासकों ने विशाल भवनों, उद्यानों तथा नहरों का भी निर्माण करवाया और उसमें बहुत अपनी शक्तियाँ लगा दी। तो इससे शासन के स्रोत रिक्त हो गए और 617 से 618 में ही समाप्त हो गया था। इस युग में वास्तुकला का बहुत विकास हुआ। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर का जो है विकास हुआ, वास्तुकला का विकास हुआ। तो पिछले जो युग में बौद्ध गुफाएं बनी थी तो कौन कौन सी बनी थी आप सबको पता है। तो हुआन, यूंगकांग तथा लुंगमेन की गुफाएं बनी थी। तो इनका निर्माण इस टाइम पे भी होता रहा। तो ये जो है वो दीवारों पे और छतों पर चित्रण करते थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस टाइम के जो श्रेष्ठ कलाकार हैं वो इनकी भित्तियों पे ज़्यादा चित्रण नहीं करते थे, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। अतः उनके जो कार्य होते थे वे शिष्यों ने ही कार्य किया है। अधिकतर जो महान चित्रकार थे उनके शिष्यों ने काम किया है। तो इन गुफाओं की वास्तु तथा चित्रण शैलियाँ भी भारतीय बौद्ध कला की पूरी छाप है। चीन में महायान बौद्ध धर्म भी लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण कलाओं को भी विपुल प्रेरणा स्रोत मिला। तो यहाँ पे जो चित्रण हुआ है वो उसमें भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ पे जो चीन में महायान बौद्ध को लोकप्रिय माना गया। आपको पता ही होगा हीनयान महायान 2 बौद्ध धर्म है, तो इन्होंने महायान बौद्ध धर्म यहाँ पे लोकप्रिय हुआ और इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे विपुल मतलब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कलाओं के स्रोत देखने को मिले। तो अब हम देखते हैं कि और क्या है सुई डायनेस्टी में, वो हम कवर करते हैं। तो ईसा की 6ठी शताब्दी में भारतीय बौद्ध सन्यासी आचार्य बोधि धर्म ने चीन की यात्रा की। अपनी साधना के बल पर उन्होंने वहाँ यांगत्से नदी को तैरती हुई छड़ी पर खड़े होकर पार किया। अब देखिए 6ठी शताब्दी में बता रहे हैं कि जो बौद्ध के सन्यासी थे उनका नाम था आचार्य बोधि धर्म, जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर इतना मतलब ध्यान लगाते थे वो, तो बुद्ध धर्म के इतना ज़्यादा सन्यासी थे, अनुयायी थे वो। तो ऐसा माना जाता है कि जब वो चीन की यात्रा करने के लिए आए हैं तो जो यांगत्से नदी है उसमें एक छड़ी पे खड़े होकर इन्होंने जो है नदी पे तैर के उसको पार किया था। उससे उनका बहुत यश फैला, लोगों ने इससे अद्भुत घटना माना और चित्रकारों ने इसे एक चमत्कार के रूप में चित्रित किया। तो जब उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो बोधि धर्म थे उन्होंने, तो इससे क्या हुआ, बौद्ध धर्म का और यश फैला और गौरव हुआ उसका, और लोगों ने इसे क्या अद्भुत घटना मतलब आश्चर्यचकित हो गए इस चीज़ को देख के। तो चित्रकारों ने इसको अद्भुत घटना माना और चमत्कार के रूप में चित्रित किया। सुई शासकों के समय बौद्ध धर्म को पर्याप्त राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी चीन में बौद्ध मूर्तिकला का बहुत विकास हुआ। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली और यहाँ पे राजकीय सम्मान भी प्राप्त हो गया।
फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे मूर्ति कला का भी विकास होने लग गया था जो बौद्ध की थी। दक्षिणी चीन में ताओवादी विचारधारा तथा प्राकृतिक प्रेम की अधीन परंपरा बलवती रही थी, अतः यहाँ चित्रकला अधिक लोकप्रिय हुई। इस समय की चित्रकला ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया, इससे कला का भी बहुत विकास हुआ। अब देखिए जो दक्षिणी चीन था, उत्तरी और दक्षिणी आपको दो बताया था, तो जो दक्षिणी चीन था यहाँ पे ताओवादी विचारधारा थी। तो ताओवादी विचारधारा को लेके ये लोग प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, ये भी जो है बलवती रही यहाँ पे। और यहाँ की जो चित्रकला है वो अधिक लोकप्रिय रही, जैसे मैंने अभी बताया मूर्तियों का विकास हुआ था, तो इधर दक्षिणी चीन में जो है चित्रकला अधिक लोकप्रिय हुई। तो इस समय क्या हुआ, धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, किसका, बौद्ध धर्म का, इससे कला का भी बहुत विकास हुआ। इस प्रकार सुई युग में एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो गई जिस पर आगे की युग में अनेक कलाकारों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां की। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ जाने से इस समय भारत, ईरान तथा चीन की कलाएं परस्पर प्रभावित हो गई। तो यहाँ पे सुई युग में जो है एक ऐसा युग तैयार हुआ जो कि आगे के कलाकारों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और इनका अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भी बढ़ गया। इससे क्या हुआ, भारत, ईरान तथा चीन की कला जो कलाकृतियाँ थी, जो कलाएँ थी, वो आपस में एक दूसरे से प्रभावित होती रही। आगे देखते हैं, चीनी कला पर इस समय सर्वाधिक प्रभाव भारतीय चित्रकला का पड़ा था। तो आप सभी को स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ भारतीय का कैसे प्रभाव चीन में पड़ा था, तो ये अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं थांग शासनकाल, या फिर उसको टैंग कह सकते हो आप लोग। तो ये 618 ईस्वी से 906 ईस्वी तक चला था। अंतिम सुई शासकों को समाप्त कर 617 ईस्वी में ली युआन ने चांगअन पर अधिकार कर लिया, और 618 ईस्वी में स्वयं को थांग वंश का प्रथम शासक घोषित कर दिया। 626 ईस्वी तक शासन कर उसने अपने ली शीमिन को राज्य का भार सौंप दिया, और उसने संन्यास ले लिया। फिर ली ने शांति और समृद्धि युग का सूत्रपात किया। तो जो इसका अंतिम शासक था सुई राजवंश का, उसने क्या किया, सुई शासकों को समाप्त कर 617 ईस्वी में उसने, ली युआन ने क्या किया, चंगअन पर अधिकार कर लिया, और 618 ईस्वी में वो थांग वंश का प्रथम शासक बन गया, और 626 ईस्वी तक उसने राज्य किया, और फिर उसने ली शिमेन को अपना राज्यभार सौंप दिया, और ली ने शांति और समृद्धि युग का सूत्रपात किया, जो उसके बाद सौंपा गया, किसके बाद, ये जो आपका थांग राजवंश का प्रथम शासक था। और भारत सहित अनेक देशों के धर्माचार्य यहाँ आते थे। केंद्रीय एशियाई, अरब, तुर्क, मंगोल तथा जापानी व्यापारी यहाँ माल विक्रय करते थे। इनकी आकृतियाँ थांग शासकों की खबरों से पात्रों पर चित्रित मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत सहित अनेक देश, यहाँ पे जो धर्माचार्य थे, बौद्ध धर्म थे, तो वो सारे अनेक देशों से यहाँ आते रहते थे, चीन में आते रहते थे। तो उसमें जो थे वो केंद्रीय एशियाई, अरब, तुर्क, मंगोल और जापानी यहाँ पे व्यापारी माल विक्रय करने भी आते थे, और इनकी आकृतियाँ थांग शासकों की खबरों से प्राप्त होती हैं, जो उस टाइम पे पात्रों में चित्रित मिलती हैं। 754 ईस्वी में यहाँ राजकीय साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई, जो यूरोप की समस्त अकेडमी से प्राचीन थी। देश की समस्त प्रतिभा और संपदा राज दरबार में एकत्रित हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकेडमी की स्थापना हो गई, जो यूरोप की समस्त अकेडमी से प्राचीन थी, मतलब सबसे पुरानी मानी जाती है, और यहाँ पे देश की प्रतिभा भी बढ़ी और संपदा राज दरबार भी एकत्रित हो गया। आगे देखते हैं, 751 ईसा में मुस्लिम सेनाओं ने चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया। अरबों ने भी अनेक स्थानों की समृद्धि को नष्ट कर दिया। वहाँ अन्य देशों में संपर्क भी बना रहा। भारतीय तथा चीनियों के संयुक्त परिश्रम से इस युग में 2 पगोड़ा बने। अब यहाँ पे क्या हुआ, 751 ईसा में मुस्लिम सेनाओं ने चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया, और अरबों ने भी अनेक स्थानों की समृद्धि जो है वो नष्ट कर दी। तो यहाँ पे अन्य देशों से भी संपर्क इनके बने रहे। भारतीय तथा चीनियों के संयुक्त से जब ये दोनों जुड़े रहे, तो इनके दोनों के जुड़ने से, इनके परिश्रम से यहाँ पे 2 पगोड़ा बने। तो पगोड़ा जो है वो इनके मंदिर माने जाते हैं, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते थे।
किंतु शक्ति क्षीण होने से चीन की महत्वता कम हुई और विदेशी धर्मों को हानि पहुंची। बौद्ध को गैर चीनी समझा जाने लगा। मठों में रहने वाले हजारों भिक्षुओं देश पर भार समझ जाने लगे। अच्छा, देखिए जब यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम सेना आने लग गई जिन्होंने इस पे अधिकार भी कर लिया। अरबों ने भी यहाँ पे के बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया, तो इनकी शक्ति क्या हुई, क्षीण होने लग गई, मतलब इसमें कमी आने लग गई, महत्वता इनकी कम हो गई। और इससे क्या हुआ, जो विदेशी धर्म यहाँ पे आते थे, विदेशी धर्मों के लोग, तो उनको भी बहुत सारी हानि पहुँची। तो बौद्ध को गैर चीनी समझा जाने लगा इस टाइम पे कि ये तो भाई बाहर से आए हैं, चीन में तो इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है बौद्ध धर्म, क्योंकि ये तो भारत से गया था। तो मठों में रहने वाले हजारों भिक्षुओं पर भी देश का भार समझा जाने लगा, जो इनके भिक्षु होते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो 845 ईस्वी में समस्त विदेशी धर्मों पर अंकुश लगा दिया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। तो जो विदेशी धर्म थे उन पे क्या हुआ, रोक लगा दिया गया यहाँ पे, और उनकी संपत्ति भी सारी जब्त कर ली गई और लोगों ने बहुत संपत्ति, भवनों और कलाकृतियों को लूटना आरंभ भी कर दिया था। यही कारण है कि 7वीं-8वीं सदी की चीनी बौद्ध कला में बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, इसलिए हमें जापान की ओर देखना पड़ता है। तो आप चीन के बाद जापान की कला पढ़ोगे तो एक पॉइंट वहाँ का यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 7वीं और 8वीं सदी की चीनी बौद्ध कला में बहुत कम एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जो आपकी कलाकृतियों के एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए हम लोग जापान की कला को भी पढ़ते हैं कि जापान में क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे हुई थी। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या फिर आपका जैसे सुई शासनकाल इसके पहले मैंने ख़त्म किया और 6 राजवंश आपका ख़त्म किया, जीहो आपका ख़त्म हो गया, कुखाईचा ख़त्म हो गया, तो हुआ की गुफाएं ख़त्म हो गया, और अभी आपका जो है टैंग शासनकाल स्टार्ट भी हो गया है, थांग शासनकाल जिसे हिंदी में कहते हैं। तो अगर आपको जीहो से, 6 राजवंश से, सुई शासनकाल से, या फिर आज जो आपका स्टार्ट किया है मैंने थांग शासनकाल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे मैसेज करके पूछें या फिर मेरे साथ जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। थैंक यू।